दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित बंगला नंबर 17 हमेशा शांत रहता था, लेकिन 22 नवंबर 2025 की रात उस बंगले की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ गई। अगली सुबह संजना ग्रोवर की लाश ड्राइंग रूम के बीचों बीच मिली। दरवाजा खुला था, सामान बिखरा पड़ा था और खून के धब्बे हर तरफ थे। ये कोई मामूली कत्ल नहीं था। संजना ग्रोवर एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जो एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करने वाली थीं। उनकी मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें न सिर्फ कातिल को ढूंढना था, बल्कि उस सच को भी सामने लाना था जिसे संजना दुनिया को बताना चाहती थी। बंगले का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मीडिया की गाड़ियां बाहर जमा थीं और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। संजना के करीबी दोस्त और रिश्तेदार सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बहादुर महिला के साथ ऐसा हो सकता है। घर का हर कोना एक कहानी कह रहा था। टूटे हुए गमले, बिखरी किताबें और संघर्ष के निशान। ऐसा लग रहा था कि संजना ने अपनी आखिरी सांस तक कातिल का मुकाबला किया था, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। इस कत्ल ने पूरे शहर में डर का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस पर भारी दबाव था। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, समाज के विश्वास का भी सवाल था। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर आदित्य शेखावत को सौंपा गया। आदित्य अपनी सूझबूझ और इंसानी व्यवहार को समझने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। बंगला नंबर 17 पहुंचते ही आदित्य ने क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण किया। वह जानते थे, कातिल कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को हर छोटी बड़ी चीज की जांच के निर्देश दिए। लैपटॉप, फर्श और हर कोना खंगाला गया। आदित्य ने स्टाफ से पूछताछ शुरू की। नौकरानी, माली, सिक्योरिटी गार्ड, सबका कहना था कि संजना मैडम कुछ दिनों से परेशान थी। ड्राइंग रूम में रखी एक लकड़ी की मूर्ति और खुला लैपटॉप आदित्य का ध्यान खींचते हैं। मूर्ति अपनी जगह से खिसकी हुई थी। आदित्य ने दोनों चीजें फोरेंसिक जांच के लिए भेजी। उन्हें यकीन था इन्हीं में कातिल का राज छिपा है। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन सामान बिखरा था। ये किसी अपने के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा था। आदित्य को अब हर संदिग्ध की जिंदगी खंगालनी थी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, एक बड़ी साजिश का मामला था। जांच की दिशा अब दो अहम सुरागों पर थी। संजना का लैपटॉप और रहस्यमयी लकड़ी की मूर्ति। लैपटॉप पासवर्ड से प्रोटेक्टेड था, लेकिन साइबर टीम ने उसे खोल लिया। उसमें मानव तस्करी रैकेट के नाम, ठिकाने और वीडियो क्लिप्स थे। आदित्य समझ गए कि कातिल का मकसद सिर्फ संजना को मारना नहीं, सबूतों को भी मिटाना था। लेकिन वह लैपटॉप छोड़ गया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मूर्ति की जांच में उसके अंदर एक बग, माइक्रोफोन और चिप मिला। कोई संजना की जासूसी कर रहा था। इसका मतलब था रैकेट के लोग संजना की हर बात सुन रहे थे। पुलिस को अब पता लगाना था कि यह बग किसने और कब लगाया। मूर्ति की कारीगरी खास थी। आदित्य ने टीम को शहर की उन दुकानों की लिस्ट बनाने को कहा जहां ऐसी मूर्तियां मिलती हैं। लैपटॉप और मूर्ति ने केस की तस्वीर बदल दी थी। अब यह सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक गहरी साजिश थी। पुलिस को अब हर सुराग को जोड़कर असली गुनहगार तक पहुंचना था। लैपटॉप से पता चला कि संजना को लगातार धमकी भरे ईमेल मिल रहे थे। ये ईमेल गुमनाम आईडी से भेजे गए थे। ईमेल्स में साफ लिखा था, अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाओगी। धमकियां पिछले 1 महीने से आ रही थीं, और जैसे जैसे संजना जांच के करीब पहुंची, भाषा और खतरनाक होती गई। साइबर टीम ने ईमेल्स के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की। अपराधियों ने प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन का इस्तेमाल किया था। कई घंटों की मेहनत के बाद एक ईमेल को ट्रेस करते करते वे एक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट तक पहुंचे। पुलिस ने संजना की कॉल डिटेल्स भी निकाली। कुछ अनजान नंबरों पर बार बार बात हुई थी। उन नंबरों को सर्विलांस पर डाल दिया गया। हर डिजिटल सुराग पुलिस को कातिल के करीब ले जा रहा था। आदित्य जानते थे, टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो,
डिजिटल पैरों के निशान जरूर छोड़ जाता है। अब बारी थी इंसानों से सच उगलवाने की। सबसे पहले शक की सुई बंगले के स्टाफ पर थी, खासकर ड्राइवर निखिल पर। निखिल पिछले 5 साल से संजना के साथ था। उसने कहा, घटना वाली रात 8 बजे घर चला गया था। आदित्य ने उसकी घबराहट को नोट किया। क्या यह दुख था या डर? निखिल ने संजना की परेशानियों की बात दोहराई, लेकिन रैकेट के बारे में अनजान बनने की कोशिश की। पुलिस ने संजना के दोस्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ की। क्या कोई जलन या लालच की वजह से शामिल था? हर किसी के बयान दर्ज किए गए, मोबाइल लोकेशन और गतिविधियों की जांच हुई। इसी बीच पुलिस को पता चला कि निखिल के बैंक अकाउंट में बार बार छोटी रकम जमा हुई थी। जब आदित्य ने इस बारे में पूछा, निखिल घबरा गया। उसकी कहानी कमजोर लग रही थी। अब वह शक के घेरे में था। फोरेंसिक लैब में सबूतों की कड़ियां जोड़ी जा रही थीं। क्राइम सीन से मिले खून के नमूनों की जांच हुई। फर्श पर मिला ज्यादातर खून संजना का था, लेकिन उनके नाखूनों में किसी और का डीएनए मिला। इसका मतलब था संजना ने कातिल से हाथापाई की थी। अब हर संदिग्ध का डीएनए सैंपल लिया गया। लकड़ी की मूर्ति पर भी 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे, संजना, नौकरानी और एक अनजान शख्स। लैपटॉप से मिली वीडियो क्लिप्स और ईमेल्स की प्रामाणिकता जांची गई। धमकी भरे ईमेल्स के आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था। किसका डीएनए संजना के नाखूनों से मिला डीएनए से मैच करेगा? विज्ञान और तकनीक अब इस केस में सबसे बड़े गवाह बन चुके थे। जांच आगे बढ़ी और निखिल पर शक गहराता गया। उसके बैंक अकाउंट में आए पैसे, घबराहट और गोलमोल जवाब। पुलिस ने उसके गांव में पता किया। परिवार पर कर्ज, बहन बीमार। क्या मजबूरी ने उसे गलत रास्ते पर धकेला? आदित्य ने निखिल से हमदर्दी से बात की। बोले, अगर मजबूरी है सच बताओ, हम मदद करेंगे। निखिल टूट गया। उसने बताया, रैकेट के लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उन्होंने उसे पैसे दिए और बदले में संजना की गतिविधियों की जानकारी मांगी। निखिल ने कबूल किया कि वही था जिसने लकड़ी की मूर्ति ड्राइंग रूम में रखी थी, लेकिन उसे बग के बारे में नहीं पता था। वह संजना की हर योजना, हर कॉल की जानकारी देता रहा। सोचता था सिर्फ मदद कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जानकारी का इस्तेमाल संजना की हत्या की साजिश में होगा। वह एक मोहरा बन चुका था। निखिल के कबूलनामे ने केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा दी, लेकिन उसने कत्ल से इनकार किया। उसने बताया, रैकेट के सरगना ने उसे पिछला दरवाजा खुला छोड़ने को कहा था। डर के मारे उसने वैसा ही किया। पुलिस ने निखिल के फोन की जांच की। रैकेट के मास्टरमाइंड बिजनेसमैन रमेश चंद्रा का नंबर मिला। फोरेंसिक रिपोर्ट में संजना के नाखूनों से मिला डीएनए रमेश के गुर्गे अजय से मैच हो गया। आदित्य ने रमेश चंद्रा और अजय को गिरफ्तार किया। रमेश ने सबूतों के सामने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, संजना धमकियों से नहीं डरी तो उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। निखिल को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने न सिर्फ कातिलों को पकड़ा, बल्कि मानव तस्करी रैकेट का भी भंडाफोड़ किया। संजना ग्रोवर के कातिलों को सजा मिल गई। रमेश चंद्रा और उसका गिरोह जेल में हैं। उनका नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। इंस्पेक्टर आदित्य, शेखावत और दिल्ली पुलिस की तारीफ हो रही है। समाज में संदेश गया, अपराधी कितना भी ताकतवर हो, कानून से बच नहीं सकता। संजना के परिवार को इंसाफ मिला, लेकिन क्या यह अंत है? आदित्य सोचते हैं, समाज में अभी भी न जाने कितने रमेश चंद्रा मौजूद हैं और न जाने कितनी संजना ग्रोवर अकेली लड़ रही हैं। यह लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं, पूरे समाज की है। जब तक हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, ये लड़ाई अधूरी रहेगी। संजना ने जो मशाल जलाई, उसे बुझने नहीं देना है। उनकी बहादुरी हमें बदलाव के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी है हिम्मत, धोखे, मजबूरी और इंसाफ की। ये हमें सतर्क रहने की सीख देती है। संजना की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी, हमें सही के लिए लड़ने की प्रेरणा देती रहेगी।